नमस्कार। अपना चल रहा था द्विवेदी युग और उसी कड़ी में हम आ गए हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण पर। राय देवी प्रसाद पूर्ण, जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है या जितने भी टॉपिक करवाए जाएंगे वो विस्तार से करवाए जाएंगे। वर्तमान में द्विवेदी युग चल रहा था और उसका मैंने वादा किया था कि द्विवेदी युग जो है वो द्विवेदी युग में कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो छोड़ी नहीं जाएगी। अब बार बार उस बात को रिपीट करना पड़ता है कि चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे हिंदी साहित्य कोश हो, चाहे बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का इतिहास हो, इन सभी हिंदी साहित्य के इतिहास का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ पुस्तकें और या जैसे जारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास है या फिर कुछ और किताबें होती है जिनका मुझे लग रहा है कि शायद मूल पुस्तकें जिनको बोलते हैं, जैसे 9 से 12 में लगी हुई किताब है, ठीक है ना। तो उन सभी का और उसके अलावा जो हमारे नोट्स बने हुए हैं वो तो बने हुए हैं, पहले भी जो नोट्स बनाए हुए हैं, पहले भी जो हमारा टॉपिक तैयार किया गया है वो भी न जाने कितनी किताबों से तैयार किया गया था, अब उसको और तैयार किया जा रहा है। और अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो 63 771 24 802 पर आप व्हाट्सअप करें। 63 771 24 802 पर व्हाट्सअप करें। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस बार हमने इस तरीके से तैयार किया है कि पूरी की पूरी पीडीएफ जो है ये द्विवेदी युग पूरा होते ही, द्विवेदी युग पूरा होने के बाद ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, ठीक है ना। अब की बार ऐसे किंतु परंतु नहीं होगा। हालांकि भारतेंदु काल नहीं डाल पाए थे कुछ, और जो जीके वाली क्लासें चल रही है वो भी तैयार हो रही है उनकी पीडीएफ, ठीक है ना। जो बोर्ड पर पढ़ाया गया उसकी पीडीएफ बनाई गई है, मुझे बनानी नहीं आती, किसी को लगा रखा है वो बना देगा, तो उस हिसाब से वो भी सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। और आगे से लगातार जो है सभी क्लासें टेलीग्राम पर आती रहेंगी आपको। चलते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। जन्म जबलपुर में, जन्म इनका हुआ था जबलपुर में। जन्म कब हुआ था? 1868 ईस्वी में जबलपुर में, और मृत्यु हुई थी 1915 ईस्वी में, ठीक है ना। इनके प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय 1904 ईस्वी, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी, वसंत वियोग 1912 ईस्वी, धाराधर धावन 1902 ईस्वी। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। मृत्युंजय 1904 ईस्वी है, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी है, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी है, वसंत वियोग 1912 ईस्वी, धाराधर धावन 1902 ईस्वी है। धाराधर धावन शीर्षक से इन्होंने कालिदास के मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किया था। इनकी जो धाराधर धावन है ये क्या है? कालिदास के मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद है। इनकी कुछ पंक्तियां हैं। चिंटी मक्खी शहद की सभी खोज कर अन्न, चिंटी मक्खी शहद की, चिंटी मक्खी शहद की सभी खोज कर अन्न, करते हैं लघु जंतु तक, करते हैं लघु जंतु तक निज गह को संपन्न। श्रृंगार आदि विषयों पर ब्रज भाषा में रचना की, श्रृंगार आदि विषयों पर इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की थी। देशभक्ति विषयों पर खड़ी बोली में, श्रृंगार के विषयों पर इन्होंने ब्रज भाषा में और देशभक्ति के विषयों पर इन्होंने खड़ी बोली में रचना की थी। स्वदेशी कुंडल जो इनकी रचना है जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, देशभक्ति पूर्ण इसमें 52 कुंडलियां है। वसंत वियोग एक लंबी कविता है। रसिक समाज की इन्होंने स्थापना की थी, रसिक वाटिका पत्र का प्रकाशन किया था। रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? राय देवी प्रसाद पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक है ना। किसने की थी? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने रसिक समाज की स्थापना की थी और रसिक वाटिका भी निकाली थी। अन्य रचनाओं की बात करते हैं। अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो अमलतास इनकी एक अन्य रचना भी मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अति महत्वपूर्ण तथ्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल वसंत वियोग में, राय देवी प्रसाद पूर्ण की जो रचना है वसंत वियोग में, भारत दशा सूचक प्राकृतिक विभूति के नाना चित्रों के बीच बीच में कुछ दार्शनिक तत्व रख दिए गए हैं और अंत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के लिए कर्म और भक्ति का आदेश
दिलाया गया है। किसमें? वसंत वियोग में। वसंत वियोग में प्रकृति चित्रण किया गया है और अंत में क्या करवाया गया है? एक आकाशवाणी होती है जो भारत के कल्याण के लिए कर्मयोग और भक्ति का आदेश देती है कि कर्मयोग करो, कर्म करो और साथ में भक्ति भी करो, अकेली भक्ति न करो। वे ब्रजभाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि राय देवी प्रसाद पूर्ण ब्रजभाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे और जब तक जीवित रहे अपने रसिक समाज द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल पहल बनाए रहे। उक्त समाज की ओर से रसिक वाटिका नाम की एक पत्रिका भी निकाली जाती थी। रसिक समाज द्वारा पत्रिका निकलती थी जिसमें उस समय के प्राय सब ब्रजभाषा कवियों की सुंदर रचनाएं छपती थी। जब सन 1920 ईस्वी में पूर्ण जी का देहावसान हुआ उस समय उक्त समाज निर्वलंब सा हो गया, बिना सहारे के सा हो गया, बेसहारा सा, निर्वलंब बेसहारा सा हो गया। और रत्नेश जी ने लिखा था, क्या लिखा था रत्नेश जी ने? रसिक समाजी वह चकोर चहु और हेरे, कविता को पूर्ण कला निधि कित गयो, कविता को पूर्ण कला निधि कित गयो। यहाँ ये 1920 ईस्वी लिखा गया है, जबकि इनकी जो मृत्यु है वो 1915 ईस्वी में हुई थी। तो अलग अलग किताबों का अलग अलग सिस्टम रहता है, पर आप ध्यान रखेंगे शुक्ल में ऐसा ही लिखा गया है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं कि भारतेंदु प्रेमघन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान, भारतेंदु प्रेमघन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में भी देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। आपको ध्यान है कि भारतेंदु काल के जो कवि थे उनकी एक विशेषता थी कि देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय। देशभक्ति और राजभक्ति का जो समन्वय था वो भारतेंदु काल के सभी कवियों में था। चाहे भारतेंदु है, चाहे बद्रीनारायण चौधरी है, चाहे राधा कृष्ण दास है, सभी के अंदर ये स्थिति थी कि उनमें राजभक्ति भी थी। जैसे दोनों भाषाएं दोनों थी ना, ब्रजभाषा भी थी और खड़ी बोली भी थी, ब्रजभाषा भी थी और खड़ी बोली थी, उसी प्रकार देशभक्ति भी थी और राजभक्ति भी थी। और द्विवेदी युग में राजभक्ति नहीं थी, केवल देशभक्ति थी। लेकिन राय देवी प्रसाद पूर्ण जो थे वो भारतेंदु और प्रेमघन की तरह उनके कविताओं में देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय दिखाई देता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनकी रचना में यदि एक और स्वदेशी पर देशभक्तिपूर्ण पद्य मिले हैं और दूसरी ओर सन 1911 ईस्वी वाले दिल्ली दरबार के ठाट बाट का वर्णन, तो आश्चर्य न करना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे क्या लिखते हैं इनके बारे में कि खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी रचना उन्होंने खड़ी बोली में भी की। खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी रचना उन्होंने खड़ी बोली में भी की, जैसे अमलतास, ये सारी रचनाएं इनकी खड़ी बोली में है। ध्यान लगा लेना कौन कौन सी होगी? अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन 1910 का स्वागत, याद रख लेना, नए सन 1910 का स्वागत, नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत, याद रख लेना। ये किसकी रचनाएं है? नए सन 1910 का स्वागत किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। स्वदेशी देशोद्धार आदि पर उनकी अधिकांश रचनाएं इतिवृत्तात्मक पद्यों के रूप में। इतिवृत्तात्मकता तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी, हमें पता ही है। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखते हैं क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि वसंत वियोग बहुत बड़ी कविता है जिसमें कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती है। उसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। वसंत वियोग जो है वो कल्पनात्मक काव्य कह सकते हैं। और उसमें क्या है कि भारत देश की जो कल्पना है वो एक उद्यान के रूप में, एक बड़े उद्यान के रूप में की गई है। उसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। प्राचीन काल में यह उद्यान सत्वगुण प्रधान तथा प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था। मतलब उद्यान के रूप में कही गई ये बात है, ठीक है ना। और वैसे इसका अर्थ क्या है? भारत देश से, जैसे भारत देश पहले क्या था? सत्वगुण प्रधान था और प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था। और इसके माली देवतुल्य थे। माली का मतलब इसके राजा महाराजा जो भी थे, पीछे मालियों के प्रमाद और
अनेक कैसी प्रमाद और अनेक कैसी उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ यशस्वी महापुरुष विक्रमादित्य जैसे कुछ काल के लिए उसे संभालते दिखाई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती ही जाती है। अंत में उसके माली साधना और तपस्या के लिए कैलाश मानसरोवर की ओर जाते हैं, जहां आकाशवाणी होती है कि विक्रम की 20वीं शताब्दी में पश्चिमी शासन होगा, तब उन्नति का आयोजन होगा। पश्चिमी शासन होगा तब उन्नति का आयोजन होगा। तो मुझे इसके अंदर पश्चिमी शासन कहीं ना कहीं इसमें ये लग रही है कि उसके बाद होगा, पहले होगा, क्या कहना चाह रहे हैं, या कहीं ये उनका तो नहीं कह रहे, अंग्रेजों का तो मतलब पश्चिमी शासन तो अंग्रेजों के कह रहे हैं, पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, अंग्रेज आएंगे तब बढ़िया शासन होगा, या अंग्रेज जाएंगे तब आंदोलन होगा, फिर उसके बाद होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल देख लेते हैं। अमलतास नाम की छोटी सी कविता में कवि ने अपने प्रकृति निरीक्षण का भी परिचय दिया है। ग्रीष्म में जब वनस्थली के सारे पेड़ पौधे झुलसे रहते हैं, ये शीर्ष के फूल की तरह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो शीर्ष के फूल है, उसी तरह ये अमलतास का वर्णन किया गया है कि वनस्थली के सारे पेड़ पौधे झुलसे से रहते हैं और कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती। उस समय अमलतास चारों ओर फूलकर अपनी पीत प्रभा फैला देता है। इसे कवि भक्ति के महत्व का संकेत ग्रहण करते हैं। कुछ पंक्तियां हैं। देख तव वैभव द्रम कुल संत, विचारा उसका सुखद निदान, करे जो विषम काल को मंद गया, उस सामग्री पर ध्यान। रंगा निज प्रभु ऋतुपति के रंग, रंगा निज प्रभु ऋतुपति के रंग, द्रुमों में अमलतास तू भक्त, इसी कारण निधाग प्रतिकूल दहन में तेरे रहा अशक्त। पूर्ण जी की कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह के नाम से भी प्रकाशित हो चुका है। उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उदाहरण देखिए। पूर्ण जी की कविताओं का संग्रह जो है पूर्ण संग्रह के नाम से भी प्रकाशित हो चुका है। उनके उदाहरण देखिए। नंदनवन का सुना नहीं है किसने नाम, नंदनवन का सुना नहीं है किसने नाम, मिलता है जिसमें देवों को भी आराम, उसके भी बासी सुखरासी, उग्र हुआ यदि उनका भाग, आकर के इस कुसुम माकर में करते हैं नंदन रुचि त्याग। है उत्तर में कोट शैल सम तुंग विशाल, विमल सगन हिम वलित ललित धवलित सब काल। हे नर दक्षिण इसके दक्षिण पश्चिम पूर्व, है अपार जल से परिपूरित कोश अपूर्व, कर देते हैं बाहर फुनगों का परिवार, तब करते हैं केश दुम्बर का आहार। तो ये उनकी पंक्तियां दी गई है कुछ राय देवी प्रसाद पूर्ण की। कुछ राय देवी प्रसाद पूर्ण के बारे में कुछ और जानकारी है, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। इनकी जो एक तो इनका है कि राय जो है पूर्वजों को मुगल बादशाह द्वारा प्रदान की गई थी। इनकी जो राय है वो राय जो उपाधि है, राय जो इनकी उपाधि है राय जो इनकी उपाधि है, राय जो इनकी उपाधि है वो पूर्वजों को मुगल बादशाह द्वारा दी गई थी। पूर्वजों को मुगल बादशाह द्वारा दी गई उपाधि। उसके अलावा इनकी एक उपाधि और भी थी, वो थी कौटुंबिक। एक उपाधि इनकी कौटुंबिक भी थे। मैथिल गुप्त भी स्वयं को कौटुंबिक कवि कहते थे। इनकी एक और विशेषता थी कि ये कट्टर सनातनी थे। दूसरा आर्य समाज के कट्टर विरोधी। आर्य समाज के
कट्टर विरोधी भी थे और इनकी ये राजनीति में नरम दल के पक्षधर थे। राजनीति में नरम दल के पक्षधर थे। इन्होंने धर्म कुसुमाकर धर्म कुसुमाकर मासिक पत्र का संपादन भी किया था। धर्म कुसुमाकर मासिक पत्र का संपादन किया था। इनका जो राम रावण विरोध जो है, राम रावण विरोध प्रकृति चित्रण में इनकी तुलना सेनापति से की जाती है। बहुत ही शानदार, इनके वैसे प्रकृति वाले ही थे। प्रकृति चित्रण में इनकी तुलना प्रकृति चित्रण में इनकी तुलना सेनापति से की जाती है। सेनापति से होती है, ठीक है। उसके अलावा इनका जो राम रावण विरोध है वो एक चंपू काव्य है। राम रावण विरोध जो है वो एक चंपू काव्य है। मृत्युंजय जो है वो मृत्यु और ज्ञान पर 91 तुकांत छंद है। वसंत वियोग खड़ी बोली की लंबी कविता है जिसमें 2 भाग और 6 अध्याय है। जिसमें 2 भाग और 6 अध्याय है। इसके बाद आते हैं एक छोटे से रचनाकार और है रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय की बात करते हैं तो रामचरित उपाध्याय का जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में गाजीपुर में। मृत्यु हुई थी 1938 ईस्वी में, ठीक है ना। इनकी रचनाएं जो है 1915 ईस्वी सुक्ति मुक्तावली 1918 ईस्वी में देवदूत, 1919 ईस्वी भारत भक्ति, 1919 रामचरित चंद्रिका, 1937 ब्रज सतसई। अन्य रचनाएं हैं राष्ट्र भारती, देवसभा, विचित्र विवाह। राष्ट्र भारती, देवसभा, विचित्र विवाह याद रख लें। सुक्ति मुक्तावली 1915 ईस्वी में सुक्ति मुक्तावली, 1918 ईस्वी में देवदूत, 1919 ईस्वी में भारत भक्ति, 1919 ईस्वी में रामचरित चंद्रिका, 1937 ईस्वी में ब्रज सतसई। अन्य जो है राष्ट्र भारती, देवसभा, विचित्र विवाह। रामचरित चिंतामणि की रचना 1920 ईस्वी में हुई थी। यह एक प्रबंध काव्य है, याद रख लेना। रामचरित चिंतामणि की रचना 1920 ईस्वी में हुई थी। यह एक प्रबंध काव्य है। देवी द्रौपदी की रचना 1922 ईस्वी में हुई थी। यह एक उपन्यास है। देवी द्रौपदी की रचना, कौन सी रचना? देवी द्रौपदी। ब्रज सतसई 200 दोहों की ब्रज भाषा की रचना है। ब्रज सतसई जो है जिसकी रचना कब हुई थी? 1937 ईस्वी में हुई थी। ये 200 दोहों की ब्रज भाषा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क से खड़ी बोली व नवीन विषयों पर लिखना प्रारंभ किया। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार थे। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार थे। तो द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार कौन थे? रामचरित उपाध्याय, ठीक है ना। रामचरित उपाध्याय, क्योंकि इनकी रचना थी सुक्ति मुक्तावली, इसी से याद रह जाएगा। प्रमुख सूक्तिकार कौन थे? सुक्ति मुक्तावली के रचयिता रामचरित उपाध्याय। और द्विवेदी युग के किस रचनाकार की तुलना सेनापति से की जाती है? तो वो की जाती है राय देवी प्रसाद पूर्ण से। किससे की जाती है? राय देवी प्रसाद पूर्ण से। द्विवेदी युग के किस कवि में, द्विवेदी युग के किस कवि में राजभक्ति और देशभक्ति का समन्वय पाया जाता है? द्विवेदी युग के किस कवि की रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का समन्वय पाया जाता है? तो किसमें? राय देवी प्रसाद पूर्ण में। बात करते हैं रामचरित उपाध्याय की। पंडित रामचरित उपाध्याय राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह इत्यादि अनेक कविताएं उन्होंने खड़ी बोली में लिखी। तो याद रख लेना, राष्ट्र भारती खड़ी बोली में, राष्ट्र भारती खड़ी बोली में, देवदूत
खड़ी बोली में, देव सभा खड़ी बोली में, देव द्रौपदी खड़ी बोली में, भारत भक्ति खड़ी बोली में, विचित्र विवाह खड़ी बोली में। ये सभी रचनाएं खड़ी बोली में रचित है। आगे चलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं इनके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि रामचरित चिंतामणि नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य, याद रख लेना, रामचरित चिंतामणि नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य है। रामचरित चिंतामणि किसका है? रामचरित उपाध्याय का। रामचरित चिंतामणि एक बड़ा प्रबंध काव्य है, भी उन्होंने लिखा, जिसके कई एक प्रसंग बहुत सुंदर बन पड़े हैं, जैसे अंगद रावण संवाद। भाषा उनकी साफ होती थी और कुछ वेदज्ञ के साथ चलती थी। अंगद रावण संवाद की पंक्तियां देखिए। कुशल से रहना यदि है तुम्हें, कुशल से रहना यदि है तुम्हें दनुज तो फिर गर्व न कीजिए। कुशल से रहना यदि है तुम्हें दनुज तो फिर गर्व न कीजिए। शरण में गिरिए रघुनाथ के, निबल के बल केवल राम है। नीति विषयक इनके पद्य शुक्ति मुक्तावली में संकलित है। नीति और मुक्तावली एक ही बात है। जो इनके व्यापक अनुभव एवं लोक व्यवहार ज्ञान के परिचायक है, इससे कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं। उपजे यदि सुवंश में खल तौ दुखत कराल, उपजे यदि सुवंश में खल तौ दुखत कराल। चंदन हूँ की आग ले जरे देह तत्काल। मानी दीन न हो सके बरुक प्राण दे खोए, मानी दीन न हो सके बरुक प्राण दे खोए। बिना बूझे सपने हूँ नहीं पावक शीतल होए, बिना बूझे सपने हूँ नहीं पावक शीतल होए। अपने तेजो क्षुद्रति तिहीं पे करियो न क्रोध, किहु भांति सोहत नहीं केहरी ससक विरोध। किहु भांति सोहत नहीं केहरी ससक विरोध। ठीक है ना। उपजे यदि सुवंश में खल तौ दुखत कराल। खल अगर सुवंश में उपज जाता है, खल यदि सुवंश में उपज जाता है तो वो दुख ही देता रहता है। चंदन हो की आग ले जरे देह तत्काल। जैसे चंदन की आग, चंदन की लकड़ी से देह जल्दी जल जाती है तो वो गुणकारी, लेकिन फिर भी वो क्या है, उससे शरीर जल जाता है। मानी दीन न हो सके बरुक प्राण देखो। चलो और चीजें देखते हैं इनके बारे में, पंक्तियां तो थोड़ा सा ध्यान दे लें। उनके बारे में एक ये है कि जो रामचरित चिंतामणि है, रामचरित चिंतामणि जो है ये 1920 ईस्वी में प्रकाशित है। संदेह रखा है क्या पीछे? रामचरित चिंतामणि। एक नंबर तो 1920 ईस्वी में प्रकाशित, 1920 ईस्वी में प्रकाशित। 2 नंबर पर यह है प्रबंध काव्य। 3 नंबर पर यह है 25 सर्गों में विभाजित, 25 सर्गों में विभाजित। 4 नंबर पर यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास के कृष्ण के समान राम को
साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है। जो रामचरित चिंतामणि है इसमें जैसे प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण को एक साधारण मानव के रूप में चित्रित किया है, उसी प्रकार रामचरित चिंतामणि में राम को एक साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है। उसके बाद आता है देवी द्रौपदी। देवी द्रौपदी देवी द्रौपदी क्या है? देवी द्रौपदी में, देवी द्रौपदी में 1922 ईस्वी में प्रकाशित, 1922 ईस्वी में प्रकाशित। उसके बाद ये है महाभारत की एक कथा पर आधारित, महाभारत की एक कथा पर आधारित, महाभारत की एक कथा पर आधारित और महिलोत्थान या महिला उत्थान से संबंधित काव्य। इसके बाद आती है एक और रचना लेते हैं, ब्रज सतसई। ब्रज सतसई ब्रज सतसई 1937 ईस्वी में प्रकाशित, 1937 ईस्वी में प्रकाशित। फिर है इसमें क्या है, 200 दोहों का काव्य। किसमें है? ब्रज भाषा में। ठीक है ना, ये सारी चीजें चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास के 2 ही कवि रहेंगे और इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आपको बता ही दिया, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और कोशिश यही है कि कुछ भी छूटे नहीं कहीं भी, और याद भी करवाने का प्रयास किया गया है। इनकी क्लासें फिर से ले लेंगे, इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लासें भी जल्दी ही लगने लग जाएगी। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।